हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। आज का लेक्चर नंबर 9 में हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म हो नॉन यूनिफॉर्म हो दोनों चीज़ें डिस्कस कर लेंगे, लेकिन हमारा पॉइंट रहेगा जब हम डाइपोल को एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो किस तरह से उसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है, और वही एनर्जी पोटेंशियल के फॉर्म में हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो इसके लिए बच्चों आपको जो इसका प्रीवियस लेक्चर था, ओके लेक्चर नंबर 8, वो अगर आपने किया है तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ आएगा कि अगर एनर्जी स्टोर होती है दो चार्ज पार्टिकल के लिए तो उसमें एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन और वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स या फील्ड, उसमें क्या डिफरेंस आता है। ओके, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं कि जब भी हमारा यहाँ पे एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन होगा तो वो उसको हम डायरेक्टली यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जब भी हमारा वर्क डन होगा कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से तो उसको हम माइनस यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या माइनस डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वो अपना चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आएगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर, जिसमें हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, तो टाइटल पहले डाल देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड। और क्योंकि अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं तो आपको समझना है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड ही है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, जिसमें जिसमें पहले हम क्या करेंगे तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। ओके, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर व्हेनेवर वी प्लेस डाइपोल तो किस तरह से उसका बिहेवियर रहता है वो ऑलरेडी हमने चैप्टर 1 में पढ़ा है, टॉर्क ऑन अ डाइपोल में। ठीक है बच्चों, तो इसमें हम लर्न करने वाले हैं कि टॉर्क लगता है, कितना फोर्स लगता है, अगर फोर्स 0 होता है तो और वर्क डन हमें कितना करना पड़ता है उसको रोटेट करने में, ये सारी बातें हम डिस्कस करते हैं। तो ये अपना एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरह से हमने ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया। ओके, यहाँ पे मैं ई लगा देता हूँ। ये बच्चों यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो स्पेस जो है उसकी कॉमन सेम रहेगी। ओके, हमें पता है कि व्हेनेवर ऑल लाइंस आर इक्विडिस्टेंस दैट क्रिएट्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये अपना एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। अब इसके अंदर जब हम डाइपोल प्लेस करेंगे, ये अपनी डाइपोल है। ओके, तो डाइपोल में यहाँ पे डाइपोल का ओरिएंटेशन ऐसा होगा कि यहाँ पे अपना माइनस क्यू चार्ज रहेगा, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ पे ऑलवेज प्लस चार्ज होता है, यू नो दैट। ये अपना प्लस चार्ज होगा, तभी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, और इस तरफ माइनस होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे टर्मिनेट कर रहा है, एंटर कर रहा है। तो ये चीज़ें हमें पता है। अब देखो बच्चों, इसका ओरिजिन पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पे, दैट इज द ओरिजिन पॉइंट, और ये उसका डिस्टेंस ए, यहाँ पे भी ए, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा ट्वाइस ए, जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं। अब बच्चों ये चीज़ हमें पता है कि whenever any positive charge inside the electric field, तो उसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन उसको क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे अपना जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, प्लस क्यू जितना, राइट। और ये भी हमें पता है कि व्हेनेवर एनी
नेगेटिव चार्ज इज प्लेस इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके ऊपर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये पॉजिटिव उसको अट्रैक्ट करना चाहेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो यहां पे अपना आएगा माइनस क्यू ई, एफ इज इक्वल टू माइनस क्यू ई। ओके, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि यहाँ पे अपना प्लस क्यू ई चार्ज, यहाँ पे माइनस क्यू ई चार्ज, तो दोनों कैंसल कर जाएंगे और नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0, है ना। तो हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है कि व्हेनेवर वी प्लेस इलेक्ट्रिक डाइपोल इनसाइड अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय डाइपोल दैट इज 0, उसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स कैसा होगा, 0 होगा। ओके, तो ये चीज ऑलरेडी हम लर्न कर चुके हैं कि नेट फोर्स ऑन डाइपोल दैट इज ऑलवेज 0। ओके, तो नेट फोर्स ऑन डाइपोल inside uniform electric field that is 0। तो इसका मतलब यहां पे फोर्स नहीं लग रहा है, टॉर्क एक्ट हो रहा है। ओके, अब बच्चों आप देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है अपना, और डाइपोल मोमेंट इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये जो अपनी रहेगी वो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन रहेगी। मैं ये इसको वेक्टर पी से डिनोट कर देता हूं। ओके, हमने लर्न करा है कि डाइपोल मोमेंट इज ऑलवेज नेगेटिव टू पॉजिटिव, है ना। तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन अपनी यहाँ पे नेगेटिव टू पॉजिटिव है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अपना इस तरफ ये रहा, है ना। तो दोनों के बीच में एंगल क्या बनेगा, थीटा। यहाँ पे जो अपना एंगल बन रहा है वो कितना है, थीटा है, तो ये अपना एंगल थीटा है। ओके, अब हमने यहाँ पे कर लिया है कि थीटा एंगल पे हमने एक डाइपोल को रखा हुआ है। अब बच्चों डाइपोल को टॉर्क किस तरफ लगेगा, तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड का चार्ज यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हैगा, तो वो डाइपोल को क्या ऐसे अट्रैक्ट करेगा और यहाँ पे उस तरफ अट्रैक्ट करेगा। ओके, अब देखो बच्चों डाइपोल अपनी रोटेट करेगी ऐसे। ओके, वो ऑटोमेटिकली क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, यानी उस पर टॉर्क लग रहा है। हम क्या करना चाहते हैं कि डाइपोल पे कितना वर्क डन करना पड़ता है अगर हमें उसको अपने हिसाब से रोटेशन देना हो। ओके, तो अगर हमें डाइपोल को रोटेट करवाना होगा तो वी हैव टू डू वर्क डन ऑन इट बाय एक्सटर्नल एजेंट। ओके, तो हमें उसके ऊपर वर्क डन करना पड़ेगा, राइट। आप ऐसा भी मान सकते हो कि ये दो चार्ज को हम ब्रिंग करके ला रहे हैं। ओके, सपोज कर लो हमने पहले चार्ज को ब्रिंग करके लाए, फिर हम सेकेंड चार्ज को ब्रिंग करके लाए, तो जितना भी वर्क डन आएगा वो अपना पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा U2 माइनस U1, है ना बच्चों। तो जो W होगा अपना, वो W अपना क्या आएगा, एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन, राइट। एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन आएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जितना, या फिर हम उसको माइनस में ले तो वो आएगा कंजर्वेटिव फोर्स जितना। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स या फील्ड, तो उसकी वजह से हम लेंगे तो माइनस आएगा, एक्सटर्नल एजेंट की वजह से लेंगे तो प्लस आएगा, है ना। तो वो हमें यहां पे डिस्कस करना है। तो अब हम क्या करते हैं, उसका वर्क डन निकालते हैं कि वर्क डन डाइपोल के ऊपर कितना करना पड़ता है अगर हमें उसको रोटेशन करवाना है। अगर डाइपोल को हमें रोटेशन करवाना है तो व्हाट इज द वर्क डन ऑन इट। ओके, तो अब हम क्या करते हैं बच्चों कि जैसे हमें पता है, हमने 11th में पढ़ चुके हैं, 11th की डिस्कशन तो हमें करनी पड़ेगी क्योंकि वर्क की बात है, और वर्क का चैप्टर हम पढ़ चुके हैं 11th में, वर्क एनर्जी पावर। तो उसमें हमने पढ़ा था कि वर्क का फॉर्मूला आता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। लेकिन यहां पे हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, तो मान लो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हो तो हम उसको dx लिखेंगे, f डॉट dx। यहां पे हमारा क्या आएगा, फोर्स की जगह ये अपना रोटेशनल मोशन का मामला है, तो हम टॉर्क लिखेंगे इनटू डी थीटा लिखेंगे। ओके, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना बच्चों। अब देखो अगर मुझे डॉट को निकालना हो तो यहाँ पे
क्या आएगा, cos थीटा आ जाएगा, बिकॉज वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये अपना अगर फिक्स फोर्स हो तो ये लगता है कांस्टेंट फोर्स, ये अपना कांस्टेंट फोर्स का फॉर्मूला है, राइट। अगर वेरिएबल फोर्स होता तो हम किस तरह से वर्क डन करते, x1 से x2 f डॉट dx, इस तरह से करते। यहां पे भी अगर हमारा वेरिएबल टॉर्क लग रहा हो तो हम किस तरह से करते, θ1 θ2 टॉ इंटू डी थीटा, इस तरह से। ओके बच्चों, तो ये चीज आपको पता है ना, जो हम 11th में लर्न कर चुके हैं। अब उसको अप्लाई करते हैं हम यहाँ पे कि अगर हमें एक्सटर्नल टॉर्क लगा के डाइपोल को अपने हिसाब से रोटेशन करवाना हो, ओके, तो अपना कितना वर्कडन लगेगा डाइपोल के ऊपर, और जो भी अपना वर्कडन लगेगा वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में किस तरह से स्टोर होगा, ठीक है। तो वो हम डिस्कस करते हैं। तो इस चीज को मैं मिटा देता हूं और यहां पे हम अपना लिखते हैं कि किस तरह से हमें उसको रोटेशन करवाना है। अब ध्यान देना बच्चों, यहां पे मान लो ये अपनी डाइपोल की पोजीशन है, ओके, ये सब मैं मिटा देता हूं ताकि इतना ज्यादा कंफ्यूजन ना हो आपको। ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है। अभी सपोज हम ऐसा मान लेते हैं कि अपना ये जो डाइपोल है वो इस तरह से ओरिएंट कर रहा है थीटा एंगल पे, राइट। अगर इस तरफ है ना, जो टॉर्क लग रहा है अपना वो इस तरफ लग रहा होगा क्लॉकवाइज, क्योंकि ये माइनस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेंगे, ये प्लस माइनस को अट्रैक्ट करेंगे, तो डाइपोल अपनी इस तरह से घूम रही होगी, है ना। तो हमें क्या करना है, एक्सटर्नल टॉर्क लगाना है। ये अपना टॉर्क नॉर्मल लग रहा है, अब हमें इस तरफ एक्सटर्नल टॉर्क लगाना है, इस तरफ एक्सटर्नल टॉर्क। एक्सटर्नल टॉर्क हमें इस तरह से लगाना है इनफाइनाइटेसिमल कांस्टेंट पोजीशन, उसकी कांस्टेंट वैल्यू, उसकी वेलोसिटी की, ओके। यानी एक्सेलरेशन चेंज हुए बिना हमें एक्सटर्नल टॉर्क लगाना है। हमारे यहाँ पे एक्सेलरेशन चेंज नहीं होना चाहिए। लास्ट लेक्चर में सब कुछ हमने पढ़ा है कि काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होनी चाहिए उसकी, उस तरह से, ठीक है बच्चों। तो हम यहाँ पे जो अपना रेगुलर टॉर्क लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क लगा के मान लो डाइपोल को हम इस तरह से ओरिएंट कर लेते हैं, इस तरह से, ओके। पहले डाइपोल की पोजीशन ये है, उसको मान लेते हैं θ1 एंगल, तो अपना एंगल कितना चेंज होगा, θ2। अगर हमें थीटा चेंज करना हो डाइपोल का तो कितना टॉर्क लगाना पड़ता है उसके ऊपर, ओके। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, कितना टॉर्क होगा उसका, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, हमें कितना वर्क करना पड़ेगा उसके ऊपर, ये हमें निकालना है। समझ आई ना बात। तो हमें अगर उसका एंगल चेंज करना है, अपने हिसाब से वो तो रोटेट कर रही है, लेकिन हमें अपने हिसाब से रोटेट कराना हो, ओके, तो हमें एक्सटर्नल टॉर्क देना पड़ेगा, और वो भी कितना देना पड़ेगा, जितना कि अपना उसका टॉर्क लग रहा है, तभी तो एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं आएगा ना, ओके। तो वी हैव टू अप्लाइड एक्सटर्नल टॉर्क दैट इज इक्वल टू नॉर्मल टॉर्क, ओके। तो यहां पे हमें कितना एक्सटर्नल टॉर्क देना होगा, जितना ऑलरेडी उसका टॉर्क लग रहा है, हमें उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसको रोटेशन करवाना है एंटी क्लॉकवाइज। अभी क्लॉकवाइज तो वो रोटेशन कर रही है, हमें उतना ही टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगाना है, काउंटर टॉर्क, जिससे कि उसके एक्सेलरेशन में कोई चेंज ना आए और हम अपना वर्क डन निकाल सकें, ओके बच्चों। तो स्मॉल वर्क डन हमें करना होगा, स्मॉल वर्क डन हमें करना होगा कहां से कहां तक, θ1 पहले था, हमें θ2 तक चेंज करना है, तो dw θ1 से θ2 टॉर्क इंटू डी थीटा, राइट। अगर हम यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लें और डॉट निकाल दें तो अपना यहाँ पे cos 180 आएगा। क्यों 180 आएगा, क्योंकि एक्चुअल में डाइपोल इस तरफ डिस्प्लेसमेंट कर रही है और हम उसको टॉर्क लगा रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो cos 180 -1 हो जाएगा, तो आगे माइनस हम लिख देंगे, ओके। लेकिन ये कब, जब हम कंजर्वेटिव फोर्स की बात करें तो हम यहाँ पे एक्सटर्नल टॉर्क, एक्सटर्नल एजेंट के ऊपर वर्क डन करके भी ला सकते हैं,
तो अभी हमें इस माइनस की जरूरत नहीं है। ओके बच्चों, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखाया कि व्हेनेवर एक्सटर्नल एजेंट इज वर्क ऑन इट तो हम माइनस नहीं लेंगे, लेकिन अगर कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से हम निकाल रहे हैं तो हम यहाँ पे माइनस लेंगे। तो यहाँ पे मैं माइनस नहीं ले रहा हूँ, ओके, बिकॉज हम एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू यहाँ पे वर्क डन कर रहे हैं, है ना। तो एज यू नो, मैं एक यहाँ पे छोटा सा डायरेक्शन आपको दिखाता हूँ कि इसके ऊपर टॉर्क कितना लगेगा। तो टॉर्क का फॉर्मूला आता है अपना फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स कितना लगेगा F, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, ये अपना परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा इतना। ओके, तो ये डिस्टेंस कितना आएगा अपना, यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा है तो अपोजिट साइड, ये अपोजिट साइड कितनी आएगी, तो ये साइड अपनी आएगी 2a साइन थीटा। ये ऑलरेडी हम चैप्टर 1 में कर चुके हैं टॉर्क एक्टिंग में। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आया अपना 2a साइन थीटा। ओके, अगर आपको निकालना हो तो आप इस तरह से निकाल सकते हो, इसको a दे दो, इसको b, इसको c। ये अपनी डाइपोल है, माइनस चार्ज, ये प्लस चार्ज। तो क्या आएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड ए बी हाइपोटेनस ए सी। तो साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन हाइपोटेनस क्या आएगा 2a, तो ए बी इज इक्वल टू 2a साइन थीटा, राइट। ए बी इज इक्वल टू 2a साइन थीटा, तो 2a साइन थीटा आ गया। और फोर्स कितना लगता है, क्यू ई, 2a साइन थीटा, और 2a इंटू क्यू वो अपना क्या आएगा, डाइपोल मोमेंट, सॉरी 2a इंटू क्यू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पीई साइन थीटा। तो ये बच्चों मैंने आपको दिखाया कि टॉर्क हमारा कितना लगता है, पीई साइन थीटा लगता है। तो यहां हम लगा देते हैं डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन करेंगे तो अपना क्या आ जाएगा, वर्क डन डब्ल्यू। वर्क डन डब्ल्यू इज इक्वल टू, एंगल चेंज हो रहा है अपना थीटा 1 से थीटा 2, टॉर्क अपना कितना आएगा, पीई साइन थीटा डी थीटा, राइट। ये डी थीटा में रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा क्या होगा, यहाँ पे जो भी चेंज आएगा वो एंगल के हिसाब से चेंज आएगा, यानी वी आर इंटीग्रेटिंग दिस टर्म विद रिस्पेक्ट टू एंगल। इसको हम मिटा देते हैं, इसकी अब हम रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आपको पता चल गया है कि टॉर्क कितना लगता है, पीई साइन थीटा। अब देखो बच्चों, यहां पे पीई अपना बाहर निकल जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इसलिए हमने उसको बाहर निकाल दिया। डाइपोल मोमेंट, एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज, डिस्टेंस भी फिक्स है तो वो तो रह गए कांस्टेंट, तो उसको हम बाहर निकाल देंगे। वेरिएबल यहाँ पे एंगल है, क्योंकि ज्यों ज्यों हम यहाँ पे एक्सटर्नल टॉर्क लगाते जाएंगे त्यों उसका क्या होगा, एंगल चेंज होगा। ओके, तो साइन थीटा डी थीटा। अब जैसे कि आपका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको आता है, इंटीग्रेशन आपको आता है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा, और अपना एंगल है यहाँ पे थीटा 1 से थीटा 2, तो पीई माइनस कॉस थीटा 2 माइनस माइनस कॉस थीटा 1। पहले हमने क्या करा है, तो पहले हमने थीटा के बदले थीटा 2 रखा है ना, फिर हमने माइनस करा यहाँ पे, और फिर वापस हमने थीटा 1 रखा, माइनस कॉस थीटा 1। तो यहाँ पे माइनस कॉस थीटा 2 माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा 1, तो वर्क डन हमें मिल गया पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। फ्रेंड्स, यहां पे हमने क्या किया है, जो वर्क डन निकाला है वो एक्सटर्नल एजेंट की वजह से निकाला है, राइट। अगर आप कंजर्वेटिव फोर्स से निकालते तो पहले भी आपको माइनस लिखना पड़ता, माइनस पीई ब्रैकेट में कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ये आपका आता, ठीक है। अभी अगर आप पीई को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो आप पीई कॉस थीटा 1 माइनस पीई कॉस थीटा 2 लिख सकते हो। तो ये अपना फॉर्मूला आ गया, वर्क डन ऑन डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, W इज इक्वल टू पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये जो वर्क डन होगा वो पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज आ रहा है उस चेंज के बराबर आएगा।
ओके, अगर हमें यहाँ पे लिखना हो तो हम लिख सकते हैं कि W इज इक्वल टू डेल्टा U, पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आ रहा है उस चेंज के बराबर आएगा, राइट। अब बच्चों यहाँ पे हमें क्या करना है आगे, कि एक एजम्पशन लेना है कि मान लो डाइपोल पहले हमारी वर्टिकल है, इलेक्ट्रिक फील्ड के वर्टिकल डायरेक्शन में, ओके, यानी अपना पहले θ1 आप सपोज कर लो कि 90 डिग्री है, और फिर वो कोई भी एंगल पे रोटेट कर रही है, कोई भी थीटा एंगल पे। अगर पहले अपना एंगल 90 हो और फिर कोई एंगल पे वो रोटेट कर रही हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे दो एंगल हमें मिल जाएंगे, तो वो एंगल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम अपनी आगे की कहानी ला सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको मिटा देता हूं, ये आपको आइडिया आ गया किस तरह से हमने फॉलो किया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यही फॉर्मूला मैं यहाँ पे वापस लेता हूं, W इज इक्वल टू PE cos θ1 माइनस cos θ2, है ना। लेट और अज्यूम θ1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, θ2 इज इक्वल टू एनी ऑफ थीटा एंगल। फ्रेंड्स यहाँ पे हमने क्या किया है कि एंगल को अज्यूम करा है, राइट। θ1 एंगल हमने 90 अज्यूम करा है और θ2 एंगल थीटा अज्यूम करा है। 90 क्यों अज्यूम करा है वो आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि 90 क्यों अज्यूम करा। मान लो पहले हमारी डाइपोल इस तरह से है, ठीक है, फिर कोई भी एंगल थीटा पे वो रोटेट कर रही है, ठीक है, उस सेकंड एंगल हमने थीटा ले लिया, कोई भी रैंडम एंगल आप चूज कर सकते हो वहां पे। तो इसके लिए अपना जो फॉर्मूला आएगा W इज इक्वल टू PE cos 90 माइनस cos थीटा। तो W इज इक्वल टू PE cos 90 अपना 0 हो जाएगा माइनस cos थीटा। तो W इज इक्वल टू PE माइनस cos थीटा। तो हम लिख सकते हैं W इज इक्वल टू माइनस PE cos थीटा। तो ये अपना फॉर्मूला आया, राइट। और एज वी नो वर्क इज इक्वल टू अपना चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आता है, लेकिन ऑलरेडी हम फर्स्ट को 90 करके 0 ला चुके हैं उसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो W इज इक्वल टू U हम रख दें तो माइनस PE cos थीटा, और हमें दो वेक्टर की स्केलर प्रोडक्ट दिखानी हो, डाइपोल मोमेंट भी वेक्टर, तो डॉट लगाना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, वापस आती है 11th की बात। 11th में बच्चों आप पढ़ चुके हो कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, यानी कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अगर हमारा एंगल यहाँ पे cos थीटा है तो यहाँ डॉट ही होना चाहिए, तो माइनस P डॉट E इज इक्वल टू U। तो ये दोनों फॉर्मूला आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगे। अगर आपकी वैल्यू I कैप, J कैप, K कैप के फॉर्म में है तो डायरेक्टली आप बिना एंगल वाला फॉर्मूला यूज कर लो, P डॉट E माइनस, और एंगल बता रखा है तो आप एंगल वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो यहाँ पे, राइट। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम ये चीजें करते हैं कि W इज इक्वल टू PE cos θ1 माइनस PE cos θ2। तो मान लो कि हमने वर्क डन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर लिया है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी PE cos θ1 माइनस PE cos θ2। तो हम कर लेंगे U2 माइनस U1 इज इक्वल टू PE cos θ1 माइनस PE cos θ2। अब जब हम ये अजम्पशन लेंगे तो अजम्पशन में θ1 अपना 90 है, तो यहां आ जाएगा PE cos 90, तो वो 0 हो जाएगा, और θ2 अपना थीटा आ जाएगा। ये तो अपना 0 आ गया पोटेंशियल एनर्जी का, U2 माइनस 0, और ये अपना U हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आया ना U इज इक्वल टू माइनस ऑफ P cos थीटा, ये रहा U इज इक्वल टू माइनस P ऑफ cos थीटा। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे अजम्पशन लेके। तो वही चीज अपनी यहाँ पे भी आई है। तो अब अपने पास एक फॉर्मूला आ चुका है पोटेंशियल एनर्जी का, कि जब भी हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाइपोल को रखेंगे तो उसके अंदर स्टोर होने वाली पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, माइनस PE cos थीटा।
ये अपनी फॉर्मूला रहेगी माइनस पी ई कॉस थीटा, और इसका जो फॉर्मूला आएगा वो अपना इस तरह से आएगा u इज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई। तो ये चीज आपको आइडिया आ गई। अब बच्चों इसके जो केसेस हैं कि डाइपोल अपनी कब इक्विलिब्रियम पे रहेगी, स्टेबल इक्विलिब्रियम, कब अनस्टेबल रहेगी, और कब उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, तो हम डिस्कस करते हैं उसके 3 केसेस, उसके केस किस तरह से वर्क करेंगे। ठीक है, तो ये टाइटल मैं यहां पे मिटा देता हूं, और ये भी हम मिटा देते हैं। हमें यहां पे उसके 3 केसेस डिस्कस करने हैं। ये 3 केसेस आपको उसी के ऊपर हमें कंपटीशन एग्जाम में जो एमसीक्यू बनते हैं वो उसी के ऊपर बनते हैं, और ये जो फॉर्मूला है अपना वो भी आपको ध्यान रखना है, पीई ब्रैकेट में cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। अब देखो अपना यहां पे हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट केस, केस 1। केस 1 हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, एंगल अपना जब 0 बनेगा, राइट। तो यहां पे मैं सिंपल सा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करता हूं जो यूनिफॉर्म है, ये अपना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। अब देखो बच्चों यहां पे जब हम डाइपोल को प्लेस करेंगे, वो मान लो हमने इस तरह से प्लेस करी है कि माइनस चार्ज यहां पे है, प्लस चार्ज यहां पे। अब आप देख सकते हो कि डाइपोल मोमेंट अपनी इस तरफ है, इस तरफ माइनस से प्लस, जैसे कि हमें पता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी अपना इसी तरफ है जैसे कि हमने इंडिकेट कर रखा है। तो व्हेनेवर डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर इन अ सेम डायरेक्शन, तो बट ऑब्वियसली अपना ये एंगल 0 बनेगा, और अपना जो फॉर्मूला है माइनस पीई कॉस थीटा, जब उसमें हम रखेंगे कॉस 0 तो माइनस पीई आएगा, राइट। तो पोटेंशियल एनर्जी यहां पे कितनी आई, माइनस पीई, विच इज अ मिनिमम। ये पोटेंशियल एनर्जी अपनी मिनिमम होगी, विच इज मिनिमम एनर्जी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम आती है तो उस पोजीशन को बोलते हैं हम स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। ओके, सो इट possesses स्टेबल इक्विलिब्रियम। यहां पे डाइपोल एकदम कंफर्टेबल फील करेगी, ये उसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, तो मान लो यहां पे मैंने एक स्फीयर को रखा हुआ है, राइट। अब आप उसको इस तरफ फोर्स लगाओ तो भी वापस यहां आ जाएगा, अगर मैं इसको इस तरफ फोर्स लगाऊं तो भी वापस वहीं आ जाएगा ना। तो आप उसको इस तरफ रोटेट कराओ या इस तरफ, वापस उसको वहीं पे आना है, बिकॉज दैट इज द स्टेबल पोजीशन ऑफ दैट स्फीयर, राइट। वो उसकी मैक्सिमम स्टेबल पोजीशन है ना। दूसरी एक बात यहां पे लिख देता हूं, इसके लिए नेट फोर्स कितना होगा, तो वो तो 0 होगा, जितना प्लस पे लग रहा होगा उतना माइनस पे भी लग रहा होगा फोर्स, वो 0 होगा। यू पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, माइनस पी, और टॉर्क इसके ऊपर कितना होगा, टॉर्क का अपना फॉर्मूला है पी ई साइन थीटा। थीटा अपना यहां पे 0 है तो टॉर्क भी कितना लग रहा होगा, 0। तो टॉर्क 0, फोर्स भी 0, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी माइनस पीई विच इज अ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, राइट। तो ये अपना एक केस हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम का, है ना। अब हम यहां पे करते हैं केस 2। केस 2 में हम लेंगे कि जब डाइपोल अपोजिट डायरेक्शन में होगी 180 एंगल पे, तब किस हिसाब से उसका ये सारा डेटा चेंज करेगा। इट इज आर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई। अब डाइपोल हमारी कुछ इस तरह से ओरिएंट करेगी, चार्ज यहां पहले माइनस था, अब यहां चार्ज प्लस क्यों होगा, ओके। तो डाइपोल मोमेंट अपनी इस तरह से बन रही है माइनस से प्लस डायरेक्शन में, राइट। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अपना इस तरफ है, इस तरफ।
तो आप देखो कि माइनस से प्लस की तरफ डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस, राइट। तो दोनों एक दूसरे से अपोजिट एंगल बना रहे हैं, यानी कि 180 पे है, सॉरी दोनों 180 पे है ना। तो यहां पे जो अपना फॉर्मूला है माइनस पी ई कॉस थीटा, उसमें जब हम थीटा की वैल्यू रखेंगे 180, तो माइनस पी ई कॉस 180 अपना आता है -1, जो कि आपको पता होना चाहिए। तो माइनस माइनस यहां पे प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, प्लस पी, है ना। तो ये अपना प्लस पी आया, यानी कि ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी पजेस करेगा, राइट। इट पजेसेस मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, ओके। तो जब भी हम डाइपोल को इस तरह से रखते हैं कि वो 180 डिग्री पे होता है, तो वो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी पजेस करता है, और वो उसकी कैसा होता है, मैक्सिमम अनस्टेबल पोजीशन। हम ऐसा लिख देते हैं, मैक्सिमम तो हमने लिखा ही है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये जो उसकी पोजीशन रहेगी वो अनइक्विलिब्रियम रहेगी, सॉरी अनस्टेबल रहेगी। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम यानी वो यहां पे है अभी, तो वो यहां होता तो इक्विलिब्रियम पे होता, ओके। यानी कि स्टेबल इक्विलिब्रियम पे होता, अभी यहां है तो कैसा है, अनस्टेबल है, ओके। वो उसकी अनस्टेबल पोजीशन है, और उसमें भी बच्चों नेट फोर्स तो 0 ही आएगा अपना, राइट। और टॉर्क कितना आएगा, तो टॉर्क भी 0 होगा, क्योंकि P ई साइन 180, साइन 180 भी अपना 0 होता है, तो टॉर्क भी 0, नेट फोर्स भी 0, और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। तो ये बात आपको याद रखनी है कि जब भी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम आती है, दैट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, वो उसकी पोजीशन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होती है। और अब हम डिस्कस करते हैं अपना थर्ड केस। थर्ड केस में जब हमारा डाइपोल अपना 90 डिग्री पे होगा, व्हेन डाइपोल मेक्स अ 90 डिग्री एंगल विथ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं हम। अभी अपना डाइपोल जो है वो इस तरह से है, डाइपोल मोमेंट ऊपर की तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड अपना राइट साइड इस तरफ, तो बोथ फॉर्मिंग अ 90 डिग्री एंगल। तो थीटा अपना 90 है, तो पोटेंशियल एनर्जी पीई कॉस 90, और जैसे कि आपको पता है कॉस 90 0 डिग्री एंगल आता है, तो ये अपना U क्या हो जाएगा, 0, पोटेंशियल एनर्जी अपनी 0 हो जाएगी। यहां पे भी नेट फोर्स तो 0 ही होगा, यानी नेट फोर्स हर पॉइंट पे, हर जगह पे यहां पे 0 आ रहा है, राइट, डाइपोल के ऊपर। तो नेट फोर्स 0। अब हम बात करेंगे टॉर्क की, तो टॉर्क है अपना पी ई साइन 90, यहां पे उसको टॉर्क मैक्सिमम लगेगा P जितना, ओके। यहां पे अपनी पोटेंशियल एनर्जी 0, 0 पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी 0, लेकिन टॉर्क कैसा है, मैक्सिमम, मैक्सिमम टॉर्क, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहां पे हमने 3 केसेस भी यहां पे लर्न करे हैं कि कब डाइपोल की पोजीशन अनस्टेबल वाला अगर मैं आपको दिखाऊं पोजीशन, तो जब भी हमारा स्फीयर यहां पे होता है तो बिल्कुल भी अनस्टेबल है। थोड़ा सा भी इधर फोर्स लगाओगे इस तरफ चला जाएगा, थोड़ा सा भी फोर्स अगर इस तरफ लगा तो इस तरफ चला जाएगा, वो स्टेबल नहीं रह पाएगा। तो ये एक ऐसी पोजीशन होती है जो कि मैक्सिमम अनस्टेबल पोजीशन होती है, ओके। थोड़ा सा फोर्स इस तरफ लगा इधर चला गया, थोड़ा सा फोर्स इस तरफ लगा इधर चला गया, ओके। तो ये चीज हमने चैप्टर नंबर 6 11th स्टैंडर्ड में भी लर्न करी है, वही चीज हम इस तरह से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओके। जहां जहां काइनेटिक एनर्जी आएगी 11 के कंसेप्ट आएंगे, वर्क डन आएगा 11 के कंसेप्ट आएंगे, ओके। पोटेंशियल एनर्जी आएगी तभी भी 11 के ही कंसेप्ट आएंगे, ओके। तो इस तरह से हमने यहाँ पे तीनों केस डिस्कस करे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी, फोर्स, टॉर्क, ये कब और कितने चेंज होते हैं,
ठीक है, तो ये चीजें हमने डिस्कस कर ली, ये चीजें इंपॉर्टेंट भी है तो आप नोट कर लो। ओके, और फिर हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं एक न्यूमेरिकल जो कि AIPMT में आ चुका है। बच्चों मैं इसको मिटा देता हूँ और क्वेश्चन भी लिख लेता हूँ, फिर हम स्टार्ट करते हैं, तो अपना जो टाइम है वो थोड़ा सही रहेगा। ओके फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिए हैं। ओके, और क्वेश्चन हमारा जो है वो AIPMT 2012 का है, राइट। इसमें हमें क्या बोला गया है कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मोमेंट P इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी E जितने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने एक डाइपोल को प्लेस कर रखा है जिसका डाइपोल मोमेंट P है। फिर हमें यहाँ बोला गया है कि द डाइपोल एक्वायर्स अ पोजीशन सच दैट द एक्सिस ऑफ डाइपोल मेक्स एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, assuming that the potential energy of the dipole to be zero। हम अज्यूम कर लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो रही है व्हेन थीटा 90। जब थीटा एंगल 90 होगा तब हम अज्यूम करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी उसकी जीरो हो रही है, जिस तरह से हमें एनसीईआरटी में बता रखा है यही केस। ओके, सो टॉर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल विल बी, यही तो हमने डिराइव किया है कि जब 90 डिग्री होता है तब पोटेंशियल एनर्जी कितनी आती है और टॉर्क कितना आता है, राइट। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमें पता ही है कि टॉर्क आता है PE साइन थीटा, थीटा एंगल पे 90 पे तो मैक्सिमम आएगा PE, लेकिन थीटा एंगल पे कितना आएगा PE साइन थीटा। तो यहाँ पे ये ऑप्शन और ये तो निकल जाएगा, ये तो आएगा ही नहीं। अब बच्चों हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन के बराबर आती है, जो क्या आती है U2 माइनस U1 PE cos थीटा 1 माइनस PE cos थीटा 2, U2 माइनस U1। तो हमें बोला गया कि जब 90 डिग्री एक्वायर हो रहा है तब कितना, तो ये तो जीरो हो जाएगी 90 डिग्री पे और ये U आ जाएगी, तो ये जीरो, क्योंकि cos 90 जीरो माइनस PE cos थीटा, तो U हमें कितना मिला माइनस PE cos थीटा। तो ऐसा ऑप्शन जिसमें PE साइन थीटा हो और U माइनस PE cos थीटा हो, कौन सा है PE साइन थीटा माइनस PE cos थीटा। तो यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा A, राइट। तो इस तरह से सिंपल क्वेश्चन भी आ सकते हैं। हम एकदम और दो और क्वेश्चन करते हैं, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे थोड़ा सा कि अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो किस तरह से हमारा पोटेंशियल एनर्जी चेंज होता है, फोर्स कितना आता है, ये बात हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, जनरली नॉन यूनिफॉर्म पे अगर क्वेश्चन आता नहीं है सॉरी, लेकिन अगर आ जाए तो उसको हम किस तरह से उससे निपट सकते हैं वो भी हम एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा था AIPMT का। अब हम बात कर लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो कि पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है नॉन यूनिफॉर्म, उसकी बात कर लेते हैं, या फिर और कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो नॉन यूनिफॉर्म हो। तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है जो हम 11 में पढ़ चुके हैं। 11 में चैप्टर नंबर 6 में हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन दैट इज माइनस ऑफ फोर्स, F इज इक्वल टू माइनस du बाई dr, जो कंजर्वेटिव फोर्स के ऊपर से हम लेके आए थे, है ना। बट अभी हमने क्या फॉर्मूला डिराइव करा, U इज इक्वल टू माइनस PE cos थीटा, उसको यहाँ पे हम प्लेस करते हैं, तो d बाई dr पोजीशन के हिसाब से जो हमारी पोटेंशियल चेंज हो रही है माइनस PE cos थीटा, माइनस माइनस प्लस और P cos थीटा अपना यहाँ बाहर निकल जाएगा क्योंकि हम एंगल ना चेंज नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आ गया F इज इक्वल टू P cos थीटा DE बाई dr। यहाँ पे अगर हम दो केस डिस्कस करें, दोनों में आपको दिखा देता हूं। अगर अपना DE बाई dr, यानी कि अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड
कांस्टेंट रहा, ऐसा लिखता हूं, इफ ई कांस्टेंट, तो बट ऑब्वियसली यू नो दैट कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन अपना यहाँ पे क्या आता है, मैं यहाँ दोनों जगह वेक्टर नहीं लगा रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड पोजीशन के हिसाब से चेंज होगा, लेकिन ई तो कांस्टेंट है, तो क्या जाएगा, जीरो। अगर डी बाई डी आर जीरो है तो फोर्स भी जीरो, राइट, यहाँ पे फोर्स अपना जीरो मिलेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, यूनिफॉर्म। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो अपना एफ क्या जाएगा, जीरो। टॉर्क क्या जाएगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो पीई साइन थीटा, राइट, फोर्स जीरो, टॉर्क पी साइन थीटा। अगर ई नॉन यूनिफॉर्म है तो यहां पे क्या होगा, डी बाई डी आर जीरो नहीं आएगा, और जीरो नहीं आएगा इस वजह से फोर्स एंड टॉर्क मे बी जीरो और नॉट। वो डिपेंड करेगा उसके ओरिएंटेशन पे, जीरो हो भी सकता है या नहीं भी होगा, वो डिपेंड करेगा ओरिएंटेशन किस तरह से हमारा, और वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है कि नहीं है पर्टिकुलर ओरिएंटेशन पे, राइट। तो ये दो केसेस हमारे आते हैं जो हमने डिस्कस किए, राइट। अब हम और दो न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो पहले मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन लिखा देता हूँ और फिर दोनों न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व कर लेते हैं, ताकि आपको आइडिया आ पाए कि पोटेंशियल एनर्जी जब हमारी डाइपोल को हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो तो किस हिसाब से चेंज हो सकती है। ओके, अब देखो, अब हम लिखते हैं क्वेश्चन, वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल from 0 degree to 60 degree, find the torque required। डाइपोल को हमें होल्ड करके रखना है, टू होल्ड द डाइपोल, इस पोजीशन पे होल्ड करके रखना है, एट दिस पोजीशन। वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल फ्रॉम 0 टू इज W, यहाँ पे हमने W वर्क डन है, फिर यहाँ पे फाइंड द टॉर्क रिक्वायर्ड टू होल्ड द डाइपोल एट दिस पोजीशन। मान लो कि 0 से 60 डिग्री के लिए हमें वर्क डन W दिया है, इसी पोजीशन में हमें होल्ड करके रखना है, तो टॉर्क कितना लगाना पड़ेगा। ऑप्शन में लिख लेता हूं, ए W √2W √3W √3/W। तो बच्चों पहले टॉर्क का फॉर्मूला तो हमें पता ही है, पहले हमें क्या करते हैं, वर्क डन फाइंड कर लेते हैं। वर्क डन इज इक्वल टू पीई cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। अब हर बार आपको यही फॉर्मूला यूज करना है क्योंकि ये दो एंगल वाला फॉर्मूला हमें पता है वर्क डन का, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का। तो यहाँ पे फर्स्ट एंगल अपना 0 है, सेकेंड एंगल 60 डिग्री, तो पीई cos 0 क्या आएगा 1, cos 60 क्या आएगा 1/2, 1 माइनस 1/2 1/2, तो यहाँ पे p/2 हो गया, राइट। अब यहाँ पे अब टॉर्क का फॉर्मूला था अपना, टॉ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा, और साइन 0 तो 0 आएगा, हम करेंगे 60 के लिए, तो व्हाट इज पीई, यहां पे एक बार हम क्या करते हैं, साइन 60 की वैल्यू रख देते हैं, दैट इज √3/2। बट एज वी नो PE/2 हम ला चुके हैं ऑलरेडी, ये रहा जो कि क्या है, वर्क डन है, तो उसकी जगह पे हम रिप्लेस करेंगे वर्क डन, तो √3W, तो टॉर्क अपना आ गया √3W। इस तरह से अपना टॉर्क क्या आएगा, √3 × W, ये हमारा हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से हमें ये चीज पता होनी चाहिए, है ना। तो अपना आंसर क्या आया, √3W। अब बच्चों दूसरा एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि अपना ये लेक्चर का फाइनल क्वेश्चन है, तो वो भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ और फिर हम उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जो आप इजीली उनको सॉल्व कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, an electric dipole
of length 2 centimeter is placed with its axis making an angle of 60 degree to a uniform electric field of 10⁵ Newton per coulomb if it experiences torque of 10√3 Newton into meter. Calculate first, दो क्वेश्चन इसमें, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन द डाइपोल एंड सेकेंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल, ये दो क्वेश्चन बच्चों में करने हैं. तो आप देख सकते हो डेटा में कितना बता रखा है, पहले लेंथ बता रखी है, ट्वाइस ए लेनी होती है लेंथ, अपने को लेंथ में लेनी होती है ट्वाइस ए विच इज 2 सेंटीमीटर. इसको मीटर में करेंगे तो 2 10⁻² मीटर. उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड बता रखा है 10⁵ न्यूटन पर कूलम. वो तो जब भी आप क्वेश्चन रीड करते जाते हो तो डेटा लिख लिया करो, ठीक है, तो आपके लिए आसान हो जाता है. टॉर्क कितना लग रहा है 10√3. पहले हमें चार्ज फाइंड करना है, राइट. तो क्या फॉर्मूला आएगा, टॉ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा. पी आता है ट्वाइस ए क्यू ई साइन थीटा. एंगल कितना बता रखा है यहाँ पे 60 डिग्री. तो टॉर्क अपना है 10√3, राइट. ट्वाइस ए, टोटल डिस्टेंस अपना 2 10⁻². चार्ज हमें निकालना है. इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 10⁵ और साइन 60 आता है अपना √3/2. मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ साइन 60 √3/2. तो √3 से √3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा. तो यहाँ पे 10⁻1 है, 10 है मतलब. तो चार्ज को हम जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ 10⁻1 5 - 2 10⁻3. जब 10⁻3 ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा. तो यहाँ पे आंसर है 10⁻² कूलम. तो चार्ज की वैल्यू में मिल गई 10⁻² कूलम. उसके बाद बच्चों हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल इज इक्वल टू -PE cos थीटा. लेकिन cos यहाँ पे हमारा एंगल 60 है. डाइपोल मोमेंट वही ट्वाइस ए क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड E और cos 60 अपना आएगा 1/2. 2a क्या है 2 10⁻². चार्ज की वैल्यू कितनी है, -2 लेके आए हम. इलेक्ट्रिक फील्ड 10⁵ और डिवाइड बाई 2. 2 कैंसल, माइनस 10⁻⁻4 + 5 10⁻1 यानी कि -10 जूल. ये अपनी आ गई पोटेंशियल एनर्जी. तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. ओके, तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है. नेक्स्ट लेक्चर से, लेक्चर नंबर 10 से बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हम पढ़ने वाले हैं, कैपेसिटर्स. तो कैपेसिटर्स किस तरह से वर्क करता है, उसकी एनर्जी कैसे स्टोर होती है, उसके प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होते हैं, सारी चीज़ हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे. तो आप पढ़ते रहिए. ऑल द बेस्ट. मिलते हैं बच्चों. बाय एवरीवन.